स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार में। एक ऐसा शो जहां पर हमारी कोशिश ये होती है कि आसान भाषा में आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियां दे दी जाएं, भले ही वो निवेश करने से जुड़ी हो या किसी कंपनी के बारे में आपको जानना हो या किसी योजनाबद्ध तरीके से शेयर बाजार में आपको पैसे लगाने हो। इस शो में आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं, अपने सवालों के लाइव जवाब भी आप ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। करना बस आपको इतना है कि आप अपना सवाल, ये जो QR कोड आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उस पर आप स्कैन कर लीजिए और स्कैन करने के बाद आप तुरंत एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद जो है आप सीधा अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही यूट्यूब पर अगर हमें देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भी आप भेज सकते हैं, क्योंकि लाइव हम ये शो लेकर जा रहे हैं, लाइव आपके सामने हैं, तो एक्सपर्ट्स भी लाइव आपके सवालों के जवाब जो है हमें देंगे। और हमारी आज की इस पेशकश में हमारे साथ खास मेहमान एंजल वन की स्नेहा सेठ जुड़ेंगी और दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगी। लेकिन उस बीच एक बार बाज़ार का माहौल हम चेक कर लेते हैं, जहां पे करंट लेवल्स हम देख रहे हैं बाज़ार के लिए लगभग 24,251 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 230 अंकों से ज़्यादा की कमज़ोरी यहाँ पर निफ्टी में आती हुई दिखाई दे रही है। सेंसेक्स आप देखिए फ़िलहाल 700 अंक कमज़ोर और 79,677 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी में आधे % की कमज़ोरी के साथ 270 अंक की कमज़ोरी बैंक निफ्टी में। तमाम काउंटर्स आप देखिए यहाँ पे लाल निशान पे कारोबार कर रहे हैं, लिहाजा हम जो एडवांस डिक्लाइन देख रहे हैं उस तर्ज पे अगर आप देखें तो 1304 यहाँ पे लगभग डिक्लाइंस हैं और 1229 एडवांसेस फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं। सी ऑफ रेड हम एक तरह से कह सकते हैं कि आज के सत्र में बाज़ार में दिखाई दे रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में कमज़ोरी का आलम थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन इस बीच चलिए हमारे साथ हमारे आज के पहले कॉलर भी जुड़ चुके हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। और अक्षय कुमार साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं आप? चलिए मेरे ख्याल से इनकी कॉल ड्रॉप हो गई है, वापस कोशिश करेंगे एक बार फिर से इनसे जुड़ने की। लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। इन्होंने एक्साइड खरीदा हुआ है 475 पर, इरेडा में खरीदारी कर रखी है, बाइंग प्राइस इनकी 236 है। स्नेहा, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस, आ रही है। हाय, गुड मॉर्निंग। तो दर्शक हमारे साथ जैसे ही फ़ोन लाइन पे जुड़ेंगे स्नेहा, तब हम उनकी इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक वो आते हैं तब तक एक्साइड 475, इरेडा 236, अगर मैं शॉर्ट टू नियर टर्म आउटलुक लूँ। मेरे ख्याल से अक्षय कुमार साहब भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अक्षय कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। आपका पूरा नाम बोलने में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि मैं किसी हीरो को उनसे बात कर रही हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप अक्षय कुमार जी? बेंगलोर से। बैंगलोर से, अच्छा। सर बताइएगा, तो एक्साइड और इरेडा लिया हुआ है आपने, जो बाइंग प्राइस आपने हमें दी है वो 475 है और इरेडा 236 पे आप बोल रहे हैं। सर कब तक रुकना चाहते हैं दोनों में? 6 महीने के लिए रुक सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम है। 6 महीने ना, चलिए बढ़िया। और सिंघम देखी आपने, कैसी लगी? सिंघम तो नहीं देख पाया। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, अक्षय कुमार की इतनी बढ़िया एंट्री हो इसमें हेलीकॉप्टर से, आपने देखी नहीं? चलिए स्नेहा से जुड़ती हूँ मैं। स्नेहा बताइए 6 महीने का नजरिया। अभी तो अगर आप देखें तो पहले तो एक्साइड इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग दिख रहा है, बट आई थिंक यहाँ पर मेरा मानना एक अच्छा बेस फॉर्मेशन है अराउंड 127 125 के जोन के आसपास। और जब तक उसको रिस्पेक्ट कर रहा है आई थिंक दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट डेली चार्ट में भी अगर आप देखें तो 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही काउंटर अभी ट्रेड कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी इज क्वाइट हाई। हालांकि यहाँ पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट करके कि 475 474 ये लेवल्स क्रॉस हो, इसके बाद ही एक मोमेंटम आने के चांसेस ज्यादा है। नहीं तो पॉसिबिलिटी करके कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा। बट यस, अपसाइड में जो लेवल्स आपको वॉच करना है दैट विल बी अराउंड 475। उसके ऊपर जाता है तो पॉसिबिलिटी की मूव एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 530 540 जोन इवन। इसके अलावा इरेडा पे अगर आप देखें तो मूव जो ओवरऑल कंसोलिडेशन ही है, कोई ज्यादा चार्ट स्ट्रक्चर भी नहीं है मेरे पास इसमें। बट अगर आप देखें तो मेरा मानना है कि यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। अपसाइड में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट करके कि यहाँ पर एटलीस्ट 210 212 का लेवल क्रॉस हो, तो यहाँ पर एक अच्छी मूव आ सकती है।
हालांकि जो ओवरऑल करेक्शन जिस तरह आया है तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन दिख रहा है अराउंड 188 190 के आसपास। तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 190 यहाँ पे होल्ड करने की सलाह होगी। अपसाइड में यहाँ पे आपको जो वॉच करना है वो 212 का लेवल है। उसके बाद एक अच्छी मूव आ सकती है व्हिच कैन ब्रिंग इट टुवर्ड्स 240 टू 45 लेवल्स इवन। यहाँ पे अहम लेवल्स दे दिए गए हैं अक्षय कुमार के स्टॉक्स पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक को शामिल करते हैं। हमारे साथ रोहित शामिल है। रोहित बताइए। जी जी, एक्चुअली में सर मैं जो है अडानी का अभी जो है लिया था 1091 में एक शेयर लिया था जी 60 शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं। तो सर क्या मैं जैसे उसे सर बेच के सर मैं निकल जाऊं या फिर अभी होल्ड करूं? एक्चुअली में मैं जो है 2-3 बार भी मुझे आया था, अभी जो है अभी जब ये हुआ था इलेक्शन हुआ था तब भी आया था, मौका मिला था बेचने के लिए, मैं नहीं बेच पाया। मैंने कहा अभी ये जो है आगे जाएगा। सर क्या सजेशन है मेरे लिए अभी? जी काफ़ी ऊपरी लेवल पे आपकी खरीदारी है। अब स्नेहा जी यहाँ जहाँ से इनकी खरीदारी है वहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट 30%, थोड़ा उससे ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आ रहा है स्टॉक, और ये काफ़ी समय से एक स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर क्या कोई चांसेस है रिकवरी के? साथ ही साथ क्या यहाँ पे थोड़ा सा लॉस बुक कर देना चाहिए अभी यहाँ पर? आई थिंक उन्होंने होल्ड काफी किया है और ऑलरेडी वो लॉस में है। बट अगर आप देखें थोड़ा सा अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखा जाए तो मेरा मानना है कि अच्छा बेस यहाँ पे दिख रहा है अराउंड 680 के आसपास। और उसके बाद फिर से वो वापस से उधर एटलीस्ट सपोर्ट ले रहा है और उसके बाद वो लेवल्स वापस दिखे नहीं है रिसेंटली। तो आई बिलीव यहाँ पे किसी के भी अगर लॉन्ग्स है, थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए अगर उन्होंने होल्ड किया है तो 680 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके नीचे अगर जाता है तो काउंटर निकाल देंगे तो बेटर रहेगा। बट जब तक एटलीस्ट 680 और क्लोजिंग बेसिस रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक होल्ड किया जा सकता है। लास्ट 2 दिनों में थोड़ी सी एक मोमेंटम आई है जहाँ पे ये 200 डे मूविंग एवरेज डेली चार्ट में अगर आप देखें तो 220 डेमा के ऊपर चल रहा है, तो विच इज अ पॉजिटिव थिंग। बट यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट करके अपसाइड में जो रिसेंटली एक हर्डल है अराउंड 775 780, ये जोन निकालना बहुत जरूरी है इस काउंटर के ताकि ये मोमेंटम आए। बट यस अगर किसी के लॉन्ग टर्म के लिए है तो आई वुड से करके कि 680 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और बने रहें। अपसाइड में 780 जोन के आसपास रिव्यू करें, अगर वहां से एक फॉलो बाइंग और आती है तो होल्ड किया जा सकता है, नहीं तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और सुमित कुमार हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार सुमित, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं प्रयागराज यूपी से बोल रहे हैं। अच्छा, बताइए कौन सा स्टॉक खरीदा है आपने, किस भाव पर? मेरा जोमेटो का स्टॉक है, मैंने 84 पे खरीदा हूँ और आप 1987 शेयर मेरे पास। ओके, क्या इरादा है, कब तक रुकने का? अभी तो मेरा 209% रिटर्न था, बस बिल्कुल। ये राय लेना चाहता था कि अभी क्या होल्ड करें या बेच दें। पैसों की कर ज़रूरत लें। है आपको इस वक्त? कोई ऐसी जरूरत तो है नहीं, अभी तो 1-2 साल 3 साल 4 साल भी होल्ड कर सकते हैं। हाँ चलिए, लेकिन क्या पार्ट प्रॉफिट बुक करना बनता है या नहीं? ऐसे बम्पर मुनाफे को आगे कैसे अपने पोर्टफोलियो में और बेहतर निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाए? स्नेहा, एक स्ट्रैटेजी के लिहाज से भी ज़रा जवाब दीजिएगा कि क्या करना चाहिए इनको, क्योंकि देखिए मोटा मुनाफा हो रहा है और अब क्या करें, इसमें और बने रहें या पार्ट प्रॉफिट बुक करके जो बुक किया हुआ पैसा है वो कहीं और लगा लें? ओवरऑल अगर आप देखें तो उनके बाइंग लेवल्स काफी इंटरेस्टिंग है। पहले बात तो इन्होंने इतना होल्ड किया है, वो बहुत ही अच्छी बात है। मेरा मानना है कि चार्ट स्ट्रक्चर में इनफैक्ट अगर अभी भी देखा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें लास्ट 2 दिनों में जिस तरह का एक बेस फॉर्मेशन हुआ है 240 के आसपास, उसके बाद एक अपमूव ही देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है करके कि ये लेवल जो है यहाँ पे जो अपमूव है वो कंटिन्यू हो सकता है टुवर्ड्स 280 टू 85 जोन इवन। तो अगर किसी के लॉन्ग्स आई थिंक दिक्कत की बात नहीं, बट उनके बाइंग लेवल जिस तरह के हैं तो आई वुड सजेस्ट करके कि उनके एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी में आप प्रॉफिट बुक कर लें, बाकी आप हाफ क्वांटिटी रखे रहें ताकि आप एटलीस्ट आपकी कॉस्ट पूरी निकल गई है तो आप होल्ड करने में कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और अगर आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो 2-3 साल के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है तो हाफ क्वांटिटी आप कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड करने की। अहम राय दे दी गई है जोमेटो पर। इसी के साथ अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ अभिषेक जी शामिल है। अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए। सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं जी। पहला है कोचिन शिपयार्ड, 111 शेयर हैं एट द रेट
2549 और Okay. दूसरा है BDL भारत डायनामिक्स, तो इसमें 125 शेयर्स है एट द रेट 1530। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड में तो आपको थोड़ा 40% का नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। BDL का आपने बताया 1530 का लेवल, राइट? यस, दोनों में फंस गया हूँ, तो क्या एवरेज कर सकता हूँ इस लेवल पे, या बॉटम अगर बन गया हो तो क्यों, और कब तक ये भाव आ सकते हैं मेरे? बिल्कुल। आपके पास कोई समय सीमा है क्या? होल्ड कर सकते हैं आगे भी ज़्यादा टाइम 1 ईयर 2 ईयर्स, 1 ईयर 2 ईयर्स। ठीक है स्नेहा जी, इनकी खरीदारी है कोचिन शिपयार्ड पर और भारत डायनामिक्स पर, दोनों पे ही इन्हें कम अराउंड 30-40% का नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या यहाँ पर इतना नुकसान होने के बाद थोड़ा एवरेज कर सकते हैं? कहीं एवरेज करके और नुकसान ना हो जाए तो यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी बता दीजिए कि नीचे कहाँ पे रखना चाहिए अगर ना नीचे जाए तो वहाँ पे एग्जिट कर लें। अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काउंटर में अगर आप उसके वीकली चार्ट देखें या मंथली चार्ट देखें, जो ये अपमूव है उसका एग्जैक्टली 61% रिट्रेसमेंट के आसपास से काउंटर थोड़ा सा रिकवरी दिखा रहा है। मेरा मानना है यहाँ पे यहाँ पे जो अपमूव आई है ये एटलीस्ट सस्टेन होती है अगर 17, 20, 25 के ऊपर, तो इसमें जो मोमेंटम है वो फिर से आ सकता है। अगर किसी के लॉन्ग्स है और उन्होंने होल्ड किया है इतने समय, तो आई थिंक एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1340 का रहना चाहिए। 1340 के नीचे जाता है तो होल्ड ना करें, बट अभी जिस तरह की अपमूव आई है और जिस तरह की ओवरऑल मार्केट में सेलिंग हो चुकी है उस हिसाब से, और स्पेशली इस काउंटर का चार्ट स्ट्रक्चर देख के मेरा मानना है करके कि होल्ड किया जा सकता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1340। इसके अलावा भारत डायनामिक्स अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक अच्छा फॉल आ गया है, एक बेस फॉर्मेशन दिख रहा है प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास, दैट इज अराउंड 1100 के आसपास। तो मेरा मानना है किसी के लॉन्ग्स है तो होल्ड करें विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1000। यहाँ पे 1000 को जब तक रिस्पेक्ट कर रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अपसाइड में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टॉक एटलीस्ट 1200 1220 ये लेवल सरपास करे, तब इसमें एक अच्छी मूव आने की चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। बट ओवरऑल जिस तरह की चार्ट स्ट्रक्चर है सपोर्ट के आसपास है, वहां से रिकवरी दिख रही है विच इज अ पॉजिटिव साइन। तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1000 होल्ड किया जाए। बिल्कुल। तो अभिषेक जी, कोचिन शिपयार्ड पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 1340 का, वो आप स्ट्रिक्टली रखिए। दूसरा स्टॉक जो आपका भारत डायनेमिक्स पे, उस पर भी आपको कम से कम कुछ 30% का लॉस होता हुआ नजर आ रहा था, वहां पर भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 1000 का, वो रखिए। ऊपर की तरफ जब 1200 के ऊपर जाएगा तब और अच्छा मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में। तो ऐसे में हम इस वक्त चलिए बात करते हैं मैनेजमेंट के साथ जिन्होंने अपने नतीजे पेश किए हैं। दूसरी तिमाही में मैक्स हेल्थ केयर के आय की बात करें 23% की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज हुई है। कामकाजी मुनाफा देखा जाए 14% बढ़ा है, हालांकि मार्जिन पर दबाव भी देखा गया है। और नतीजों और साथ ही ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के CMD अभय सोई भी जुड़ गए हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। ये बताइएगा कि अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें तो ये लगभग 81% इस क्वार्टर में दर्ज हुई है। इसको आप एक सीजनल जंप के तौर पर देख रहे हैं, या आपको लगता है कि आने वाली तिमाहियों में भी हमें इस तरह की परफॉर्मेंस ऑक्यूपेंसी के लिहाज से देखने को मिलेगी, और किस तरह से यहाँ पे JP का इम्पैक्ट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? अभय जी देखिए, जो नतीजे हैं हमारे सेक्टर के, हॉस्पिटल सेक्टर के, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखने चाहिए। पिछले साल इसी क्वार्टर में 79% ऑक्यूपेंसी थी कि 78% ऑक्यूपेंसी थी, जो बढ़ के अबाउट 80-81% हो गई इस क्वार्टर में। ये इसके बावजूद कि 2 नई एक्विजिशंस जो लखनऊ की है और नागपुर की है, वो पिछले क्वार्टर के पिछले साल के अंत में की गई, जो पिछले साल नहीं थी। सो उनकी भी जो ऑक्यूपेंसी है वो मिला के ये 80-81% पे है। तो नतीजे उस हिसाब से पिछले साल के बराबर बेटर है, और ज्यादा बेड कैपेसिटी पे है, तो उससे और भी हमको हम प्रोत्साहित होते हैं। लेकिन ये सीजनल बिजनेस भी है। हर क्वार्टर 3 का आप नतीजा पिछले साल के, क्वार्टर 2 के नतीजा पिछले साल के क्वार्टर 2 से ही कंपेयर करिए, क्योंकि क्वार्टर 2 और क्वार्टर 4 जो होता है वहां पे ऑक्यूपेंसी हिस्टोरिकली सीजनैलिटी की वजह से ज्यादा रहती है क्वार्टर 1 क्वार्टर 3 के बराबर।
बिल्कुल अभय जी। तो ज़रा मैं एक्चुअली क्वेश्चन मार्जिन रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ी नरमी नज़र आई थी। पहले 28% था, अब थोड़ा नीचे कि कुछ 26% के आसपास का है। शायद ये जो लॉस है MSSH द्वारका और JP हॉस्पिटल, उसकी वजह से यहाँ पे शायद थोड़ा प्रेशर नज़र आया था। लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि ये जो इम्पैक्ट हुआ है मार्जिन में, वो आने वाले क्वार्टर्स में भी इम्पैक्ट हो सकता है क्या? क्योंकि आपने अभी रिसेंटली ही JP की एक्विजिशन की है, या मार्जिन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नज़र आ सकता है? तो द्वारका का इम्पैक्ट आया है, लेकिन जेपी एक्विजिशन अक्टूबर में हुआ है, तो वो पिछले क्वार्टर में उसका नतीजे नहीं थे। द्वारका क्योंकि उसके पहले 3 महीने थे ऑपरेशंस के, तो निजी सी बात है कि आपका हमारा जो एबिटा है वो ऑपरेटिंग लॉस था उस हॉस्पिटल में पहले 3 महीने में, जो गाइडेंस के बराबर भी है, और जिसकी वजह से मार्जिन में इम्पैक्ट हल्का सा पड़ा। लेकिन आगे जाते हुए हमारा कभी फोकस मार्जिन परसेंटेज टर्म्स में नहीं रहा, एबिटा पर बेड पे रहा है। और एबिटा पर बेड पिछले साल के बराबर जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में बढ़ा, लेकिन द्वारका के साथ जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा इम्पैक्ट किया। अभय जी, ये बताइए कि यहाँ पे लगभग 18 करोड़ का लॉस जो है MSSH द्वारका में देखा गया है, लेकिन ये अब प्रॉफिट में कब तक आने की उम्मीद है? क्या टाइमलाइन आपने इसके लिए रखी है और क्या रणनीति आप अपना रहे हैं? ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये जो लास्ट क्वार्टर है इस साल का, उसमें ये ब्रेक इवन और प्रॉफिटेबल हो जाना चाहिए। ध्यान रखिए कि ये हॉस्पिटल जुलाई के अंत में लॉन्च किया, सो 8 महीने के अंदर इसका ब्रेक इवन और प्रॉफिटेबिलिटी 8 महीने से कम में हो जाएगी। बिल्कुल। आपने तो ऑक्यूपाइड बेड पर बात की थी, तो उस पर ही मेरा सवाल है। जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड होता है आपकी जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स है, उसमें हमें थोड़ा कुछ 6.8% की बढ़ोतरी नज़र आई है। तो आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले समय में इसमें और क्या नज़र आ सकता है? और साथ ही साथ कुछ प्राइसिंग इम्पैक्ट भी हुआ है? ये आरपॉप में वृद्धि हुई है, लेकिन आप इसमें नागपुर का, लखनऊ का और द्वारका का हॉस्पिटल के नतीजे भी मिले हुए हैं, और ये अभी 2 एक्विजिशन नहीं है, 6 महीने से कम हुआ है इनको। एक हॉस्पिटल जो द्वारका का है वो भी नया लॉन्च है, तो इसके बावजूद आरपॉप की वृद्धि हुई है। लेकिन हम आगे जाके ये बढ़ना चाहिए, पहले और भी बढ़ना चाहिए, पहले भी बढ़ रहा था। आज की डेट में ऑक्यूपेंसी कंस्ट्रेंट है, जैसे आपने देखा 81% ऑक्यूपेंसी थी हमारे हॉस्पिटल्स में, लेकिन आगे जाते वक्त आप इसमें आरपॉप की भी वृद्धि देखेंगे। अभय जी, बांग्लादेश, यमन में जिस तरह की पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, उसके बावजूद भी अगर हम फुटफॉल्स देखें तो यहाँ पर उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंटरनेशनल पेशेंट रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 12% बढ़ा है, और हॉस्पिटल सेल्स इसी तर्ज पे लगभग 9% के आसपास सेकेंड हाफ क्वार्टर 25 में दिखाई दी है। लेकिन ओवरऑल अगर हम टोटल इंटरनेशनल पेशेंट्स रेवेन्यू की बात करें, सिचुएशन में तब्दीली आई और बेहतर हो, तो इस आंकड़े को हम और आगे कितना जाता हुआ देखेंगे? देखिए, पिछले साल तक हमारी ग्रोथ थी इंटरनेशनल बिजनेस की 20% प्लस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 12% रही है। बांग्लादेश का इफेक्ट हुआ है इंटरनेशनल पेशेंट्स में, लेकिन हमने जो बाकी इनिशिएटिव्स लिए हैं बाकी मार्केट्स में, उससे हमने इसको कवर अप किया है। सो इसके जो नतीजे थे हम बराबर कर पाए। बिल्कुल अभय जी। तो अगला आखिरी सवाल एक्चुअली हमें पेयर पर है। तो क्या आप बता सकते हैं पेयर मिक्स्ड कैसा रहा है? आने वाले समय में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? क्या इसमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं? देखिए, पेयर मिक्स जहाँ तक है, इंटरनेशनल बिजनेस 18 से 20% पे बढ़ा है, सो हायर एंड पेयर मिक्स है। अगर आप इंश्योरेंस देखिए वो 20% प्लस पे बढ़ा है। अप कंट्री बिजनेस बढ़ा है अच्छी तरह, तो CTI जो कैश बिजनेस है वो भी, सो पेयर मिक्स में वृद्धि हुई है, टोटल ऑक्यूपेंसी में वृद्धि हुई है, और जहाँ तक आप क्लिनिकल मिक्स ड्रिवन पेयर भी है। आप देखिए कि ऑन्कोलॉजी, रोबोटिक्स और ये जो हाई एंड प्रोग्राम्स हैं, इनमें ज्यादा इंक्रीज हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने बिजनेस पर, अपने कारोबार पर इतने विस्तार से चर्चा करने के लिए भी।
तो स्नेहा जी आपके पास आना चाहूँगा एक्चुअली। अभी आपने सुना ही होगा हमारे जो डिस्कशन हुए हैं मैनेजमेंट के साथ, तो मैक्स हेल्थ केयर का ज़रा आप चार्ट देख के बता सकते कि यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सेशन से तो स्टॉक ने अच्छा 20% का अप मूव दे दिया है। मतलब जहाँ पे मार्केट गिर रहा है स्टॉक काफ़ी अच्छा मूव देता हुआ नज़र आ रहा है कुछ सेशन से एटलीस्ट। अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, इसके लास्ट 2 हफ्तों में काफी अच्छी रिकवरी आई है। अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली ऑन अ वीकली चार्ट और फॉर दैट मैटर अगर आप डेली चार्ट भी देखें तो दोनों ही चार्ट में ये 20 डेमा के ऊपर चल रहा है, विच इज सेट टू बी पॉजिटिव। और जिस तरह की अपमूव आई है, आई थिंक यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। जो रेजिस्टेंस है अराउंड 1120 के आसपास, वो भी रीच होने के चांसेस है। तो आई थिंक किसी के अगर लॉन्ग्स है तो होल्ड करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कंटिन्यू होल्डिंग इट। अगर एक इमीडिएटली बेसिस पे एक स्टॉप लॉस लगाना है तो दैट विल बी अराउंड 1010। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको एम लेवल्स दे दिए गए हैं मैक्स हेल्थ पर, लेकिन समय की सीमा होने के कारण और सवाल नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे गेस्ट का शुक्रिया करेंगे। स्नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाने से पहले एक डिस्क्लोजर बता दीजिए। तो अगर आप देखें तो जितने भी काउंटर्स हमने डिस्कस किए, इसमें से कुछ काउंटर्स हमने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किए होंगे तो उनके पास होगा, बट मेरे पास पर्सनली कुछ कोई भी स्टॉक्स नहीं। बिल्कुल, शुक्रिया। और फिलहाल मुझे और कविता को दीजिए इजाज़त। लेकिन कितने साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करनी है? क्या कॉर्पस आपको इकट्ठा करना होगा?